वालेकुम। तो लास्ट टाइम आप लोगों को याद है क्या चीज़ हुई थी? हमने फॉर्म स्टार्ट किए थे, तो हम क्विकली इसका थोड़ा सा रिकैप भी ले लेते हैं। तो बेसिकली जब आपकी HTML स्टार्ट हुई, तो हमने सबसे पहले साइंटेक्स पढ़ा HTML का। और साइंटेक्स में हमने स्टार्ट किया था HTML के टैग से। सही है। फिर हमने देखा कि HTML टैग के अंदर दो बड़े टैग्स हैं, एक हेड का टैग और दूसरा बॉडी का। हमने ये चीज़ देखी कि जो हेड का टैग है वो टैब, फिर जो नाम आता है वेबसाइट का, उसका टाइटल लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। और बाकी जो पूरा वेबसाइट का पेज है वो किसके अंदर आता है? बॉडी के अंदर। उसके बाद जब हमने काम स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले हेडिंग्स पढ़ी, यानी टेक्स्ट से रिलेटेड जितने टैग्स थे वो हमने पढ़े। सही है। और उसके बाद कुछ और टैग्स थे, और फाइनली कुछ वीक से पहले जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक तो फॉर्म से पढ़े, जिसको भी हम रिज्यूम करेंगे। और उसके अलावा हम लोगों ने एक कंटेनर टैग्स पढ़े थे, डिव और मैन। और हमने उन दोनों का मकसद समझा था और ये समझा था कि वो क्यों है और दोनों में क्या फ़र्क है। इसके अलावा हमने एट्रीब्यूट भी पढ़े। एट्रीब्यूट याद है सबको? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हमने देखा एट्रीब्यूट्स एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, किसको? टैग को। जो आपका टैग है उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। फिर हमने ये देखा कि कुछ टैग्स के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स लाजमी है और कुछ टैग्स के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स ऑप्शनल है, लाजमी नहीं। जो लाजमी एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से एक है आपका इमेज का SRC। जब तक आप इमेज के टैग के अंदर SRC नहीं देंगे आपकी तस्वीर नहीं लग सकती, हालांकि उस टैग का कोई वजूद ही नहीं होता अगर आप उसमें SRC ना दें। उसके अलावा आपके पास आता है एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर आपने देखा कि href नाम का एक एट्रीब्यूट आता है, और उस href के एट्रीब्यूट में आप क्या देते हैं? लिंक देते हैं। तो ये छोटा सा आपके पास एक प्रोडक्शन था। अभी हम पढ़ते हैं फॉर्म। फॉर्म का जो ये टैग है, फॉर्म का ये टैग जो है ये क्या है? कंटेनर टैग है। इस टैग का खुद कोई काम नहीं है, बात आप समझ रहे हैं? इस टैग का खुद कोई काम नहीं है, ये एक सिंपल कंटेनर है। किसका? आपके जो फॉर्म की चीजें हैं, जो आपके फॉर्म के इनपुट्स हैं उसके लिए। इसको लाइव सर्वर पे चलाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या चीज की थी और कैसे। तो ये हमने छोटा सा एक फॉर्म बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ये जो फुल नेम लिखा है ये क्या चीज है? क्या चीज है? प्लेस होल्डर है। गुड। और प्लेस होल्डर क्या है? एक एट्रीब्यूट है। प्लेस होल्डर क्या है? एट्रीब्यूट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, एक और एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट का नाम है वैल्यू। अगर इस वैल्यू में आप लिखते हैं कुछ भी, तो अब आपको दिख रहा है कि इन दूसरे टेक्स्ट इनपुट बॉक्सेस में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये जो चीज़ है, अगर आप इसको रीलोड करें फिर भी ये चीज़ लिखी हुई आएगी, लेकिन फ़र्क ये है कि ये चीज़ और प्लेस होल्डर में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंटर है वो यहाँ पे आ रहा है, और जब मैं कोई भी चीज़ लिखूंगा तो वो प्लेस होल्डर गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप चीज़ देख रहे हैं कि मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से पॉइंटर स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप कोई चीज़ दोबारा लिखेंगे तो वो बिल्कुल इसके आखिर में लिखना शुरू करेगा। मतलब ये ऑलरेडी इसके अंदर कोई चीज़ दिखी रही है, और ये आप किसके थ्रू करते हो? वैल्यू। अब ये चीज़ क्यों है, किस लिए है,
इसका एक अपना यूज केस है जो कि ज़्यादातर आप आगे चल के इसको देखेंगे जब आप बैकएंड डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे। तो बैकएंड से जो डेटा आता है नॉर्मली उसको हम लोग इस वैल्यू के थ्रू सेट कराते हैं बाय जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आपने ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा कि अगर आप कोई चीज़ अपने ब्राउज़र पे किसी वेबसाइट के पासवर्ड को सेव कर लें और दूसरी बार जब आप लॉगिन साइन इन करने आते हैं तो आपका ईमेल और पासवर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। अब वो कैसे इसको रिसीव होता है, वो रिसीव होता है वैल्यू, वो वैल्यू के थ्रू वो पासवर्ड और आपका वो आता है सारा डेटा सर्वर से या जहाँ पे सेव हुआ हुआ होता है वो ऑलरेडी फिलअप हो जाता है। तो एक सिंपल इसका एट्रीब्यूट है। एक आप काम करें, गूगल पे जाके आप लिखते हैं HTML फॉर्म इनपुट टाइप्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पूरी लिस्ट है। ठीक है, ये सारे इनपुट टाइप्स हैं जो आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। अब इनमें थोड़ा थोड़ा आपने कर लिया है और जो रहते हैं उनको हम गो थ्रू करते हैं जल्दी जल्दी और देखते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो बटन आपने देखा है, इनपुट टाइप सबमिट और बटन दोनों एक ही हैं। इनपुट टाइप सबमिट का सिर्फ एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी थी कि फॉर्म को पता लग जाता है कि जब इनपुट टाइप सबमिट क्लिक हो तो ये फॉर्म सबमिट करा दो। ठीक है, सिर्फ उसका थोड़ा सा फर्क है। और बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें सबमिट लिखा आ जाता है। मेरे कहने का क्या मतलब है, अब ये सबमिट मैंने लिखा था, ये इनपुट टाइप सबमिट से ऑटोमेटिकली आ गया था, कहीं भी मैंने सबमिट नहीं लिखा, मैंने उसको सिर्फ क्या दिया टाइप सबमिट और उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबमिट लिख दिया। आपके पास अब ये एक इनपुट टाइप है, आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसको देखा होगा, लेकिन अब भी इसको देख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। आपके पास इनपुट टाइप क्या है, चेकबॉक्स। तो ये आपके पास एक इनपुट टाइप चेकबॉक्स आ गया है। इसका सिंपल काम क्या होता है, अगर आप नॉर्मली वेबसाइट में देखेंगे तो आपके पास होता है नहीं बल्कि होता है तो अब आप देख रहे हैं कि नॉर्मली आपके पास लिखा हुआ होता है रिमेंबर मी या कीप मी साइंड है। सही है, तो इस तरह का लिखा होता है, उसके सामने क्या बना हुआ होता है, चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स सिंपली क्या होता है, इसकी वैल्यू जो है वो येस और नो हो सकती है। सही है, इसका बेसिक मकसद क्या है, येस और नो। यूजर से ये पूछना किसी जवाब पे कि क्या वो येस कहना चाहता है या वो नो कहना चाहता है। अच्छा, इसका जवाब ऑप्शनल होता है। अगर आप चेक बॉक्स दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप उसको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर वो कोई जवाब ना देना चाहे तो भी उसकी मर्जी है। फर्ज करेंगे आप यहाँ पे लिखते हैं कि ग्रेड, आप लिखते हैं ABCD और ABCD के सामने आप क्या बना देते हैं, चेक बॉक्स। अब आपने जब ये चेक बॉक्स बनाया तो आपने उसको ये ऑप्शन दिया है कि आप इसको चाहे सिलेक्ट करें चाहे आप इसको सिलेक्ट ना करें, आपको ऑप्शनल दिया है। तो जब आप इनपुट टाइप कोई चीज लगा रहे हैं तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि आप उसको वो इनपुट क्यों दे रहे हैं। सही है, जिस तरीके से इनपुट टाइप टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट लेने के लिए, इनपुट टाइप ईमेल कोई भी ईमेल लेने के लिए, पासवर्ड लेने के लिए, और इनपुट टाइप सबमिट करने के लिए, इसी तरीके से आपको इसका मकसद पता होना चाहिए। सिर्फ इनपुट टाइप चेकबॉक्स से ये टिक मार्क वाला कोई बटन आता है, ये चीज ना होनी चाहिए। आपको इसके पीछे की सोच पता होनी चाहिए कि चेक बॉक्स कब इस्तेमाल होता है। सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइप ये होगा कि आपको डिजाइन नहीं दिया जाता, आपको क्लाइंट सिर्फ आके बोलता है कि मुझे स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म बनाना है और उसमें ये सवालात होंगे। अब ये आपके ऊपर होगा कि अब आप उसको इनपुट बॉक्स देते हैं स्टूडेंट को जवाब देने के लिए, आप उसको रेडियो बटन देते हैं, आप उसको चेक बॉक्स देते हैं, आप उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट देते हैं, ये आपके ऊपर आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज कब देनी चाहिए। तो चेक बॉक्स हम तब देते हैं जब हमारे पास डेटा ऑप्शनल हो, यानी कि येस और नो की हमारे पास एक ऑप्शन है। तो सिंपल इसको यूज करने का तरीका बहुत ईजी है।
आपने बस सामने जितने भी जो भी चीज़ उसके सामने लिखनी है आप लिख लें और उसमें आप इनपुट टाइप चेकबॉक्स दे दें। अब आप इसको दूसरा भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा एक ग्रेड ए, आपने यहाँ पे इसके सामने इनपुट टाइप दे दी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया रिमेंबर मी और ग्रेड ए। तो इस्तेमाल करना बहुत आसान है, ज़्यादा कोई मसला भी नहीं होता। इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है जो आपको अभी नहीं दिख रहा, उस एट्रीब्यूट को हम कहते हैं नेम। सही है, इसमें हम लिखते हैं रिमेंबर और जो नीचे ग्रेड वाला है उसमें हम लिखते हैं ग्रेड ए। अब आपने देखा कि आप इनपुट टाइप चेकबॉक्स आपने लगा तो लिया, अब एक ही फॉर्म में दो भी इनपुट चेकबॉक्स हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो किसका डेटा है? बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप उसको कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं देते तो उसको कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये डेटा कहाँ जाना है, सर्वर पे जाना है, तो सर्वर को कैसे पता लगेगा ये किसका डेटा है? उसके लिए आप क्या एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं? नेम। आप नेम में उसको बता सकते हैं कि ये आपको किसका डेटा भेजा जा। इसके अलावा अगर हम दूसरे पे आए तो चेकबॉक्स के बाद हम डायरेक्टली देखते हैं रेडियो बटन, क्योंकि आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। अगर आप रेडियो बटन को देखेंगे, बल्कि हम कोई अच्छा सा यहाँ पे कोई टैबलेट उठाते हैं, हमारे पास एक फॉर्म है, ये तो हम लोग दूसरे वाले फॉर्म से बाहर निकालते हैं। अब इससे ना थोड़ा सा ये सारी लिखाई वगैरह खुद लिखी हुई है, इसको टाइम बचाने के लिए वहाँ से उठा लिया। ठीक है, मेन चीज़ है कि आपको इनपुट का टाइप रेडियो बटन दिखाना। अब इनपुट का टाइप रेडियो बटन लिखते कैसे हैं? इनपुट टाइप रेडियो, आईडी किसी को याद है? आईडी का एट्रीब्यूट क्यों लगाते हैं, किसी को याद है? आइडेंटिफिकेशन के लिए। मैंने दो तरह के आइडेंटिफिकेशन के एट्रीब्यूट्स बताए थे, एक आईडी था, दूसरा क्लास था। यहाँ पे इसने आईडी दी हुई है HTML है नहीं। उसके बाद नेम में उसने बताया हुआ है कि सर्वर को वो बता रहे हैं कि किसका डेटा जा रहा है, ये किसका डेटा जा रहा है, फेवरेट लैंग्वेज का। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, इसमें और चेकबॉक्स में फर्क देखें कि यहाँ पे अब आप उसको यूजर को बाउंड कर रहे हैं कि इन तीनों में से आपने एक चीज तो सिलेक्ट करनी है, दूसरा एक ही चीज सिलेक्ट करनी है। ये बात समझ रहे हैं? एक चीज सिलेक्ट करनी है और एक ही चीज। अब चेक बॉक्स में तो क्या हो सकता है कि आप दो चीजें भी सिलेक्ट कर सकते थे, आप तीन भी कर सकते थे, क्योंकि जिसपे आप चेक बॉक्स लगाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। आप दो आंसर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, जितने भी आपकी मर्जी चाहे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेडियो बटन सिर्फ एक ऑप्शन देता है। आपने एक ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे किसी न किसी जगह पे। ऑनलाइन टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो बोलता है कि मल्टीपल आंसर्स कैन बी सिलेक्टेड। जब आपके पास ऐसा सवाल आ जाता है मल्टीपल आंसर्स कैन बी सिलेक्टेड, तो आप देखते हैं कि वो हमेशा चेक बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। और जब भी वो ये वाला इसमें नहीं आता, मतलब आंसर कोई एक हो सकता है, तो वो आपको क्या ऑप्शन देता है? रेडियो बटन। तो रेडियो बटन की ये यूज है सब। और उसने यहाँ पे देखेंगे पहले उसमें आप सवाल पूछा है प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट वेब लैंग्वेज, उसमें से आपको सिलेक्ट करवा रहा है तीन चीजों में से HTML CSS और जावास्क्रिप्ट।
अच्छा कौन सी, उस पर आते हैं। एक चीज़ हम अब देखते हैं कि जो इसमें हमें दिख रही है, ग्रेड बी ग्रेड सी को एक आईडी दे देते हैं, ग्रेड। तो ये हमारे जैसे नीचे रेडियो बटन्स थे, अब हमने मल्टीपल क्या लगा दिए, चेक बॉक्स। सिंपल है, बहुत ईजी चीज़ है। अगर आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो चेक बॉक्स की जगह सिर्फ मैं इधर क्या लिख देता हूँ, रेडियो। रेडियो में क्या हो जाएगा, उसका टाइप चेंज हो जाएगी। अब हम पीछे आए तो क्या हो गया वो रेडियो। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिएगा, हम बिल्कुल ऊपर आते हैं और इनपुट बनाते हैं। इनपुट टाइप में हम दोबारा रेडियो देते हैं। तीन हमने इनपुट टाइप रेडियो बनाया, तो ऊपर हमारे पास तीन रेडियो बटन आ गए। अब इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि मैंने नहीं लिखा, मैंने जस्ट इनपुट टाइप रेडियो बनाया। लेकिन ये क्या हुआ, चेक बॉक्स नहीं है, रेडियो बटन है। ये अपने तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, तीनों सेलेक्ट हो गए। मैंने पेज रीलोड किया, दोबारा खाली हो गया। फिर सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये क्यों हुआ, फॉर्म से बाहर है, इसको फॉर्म के अंदर ले आता है। ये आप फॉर्म के अंदर आ गए, कौन सा एट्रीब्यूट, आईडी, इसको फिर ऊपर ले आता है। ये सबसे अलग ना अच्छा लग रहा है, पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम देते हैं इसको आईडी, ये रेडियो आईडी दे देते हैं। मैंने इसको आईडी दे दी, लेकिन अब भी सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मैंने नीचे भी तो नहीं लिखा था, तो मैंने तीनों को आईडी दे दी। अब मैंने रिलोड किया, अब भी तीनों सेलेक्ट हो गए। तीसरा जवाब क्या था, नेम। नेम दे देते हैं भाई, तो दे देते हैं रेडियो 1, तो देते हैं रेडियो 2, तो कहते हैं रेडियो 3। अब मैंने तीनों को नेम भी दे दिए, फिर रिलोड किया, फिर सारे सेलेक्ट हो गए। फॉर्म का नहीं है, फॉर्म का इशू ही नहीं, नेम पहले आएगा आईडी बाद में आएगी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा इसके आगे कुछ नहीं लिखा, रेडियो 1। चलो यार ये भी ख्वाहिश पूरी कर देते तुम्हारी, रेडियो 2, अंदर लिख के दिखाया मैं, नहीं मैंने अंदर लिख के दिखाया था, मैं फिर वापस लाया हूँ बाहर कि वो विजिबिलिटी अच्छी हो रही है। फॉर्म में वो ना कचरा बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने किसी ने बोला था कि सर आगे कुछ लिख दे, मैंने लिख दिया, अभी तीनों सेलेक्ट हो गए। अब और क्या करें, ताकतवर जहन इस्तेमाल करें, कुछ बताएं। अभी आपके सामने नीचे ये चला है, क्या लगा दो यार,
अच्छा, किसी ने प्रतीक में कहा था कि उसकी आईडी सेंड कर दे। अच्छा बताए मजा, ये भी नीचे चला है। अब क्या करने को रह गया? क्या नहीं, वैल्यू नीचे भी नहीं था, बल्कि था, बल्कि फायदा नहीं होगा। एक काम करिएगा, इनपुट के फिर बनेगा कैसे भाई? फॉर्म के बाहर है, पक्की बात है, पक्की बात है। किसी किसने कहा था कि बाहर? तो पहले भी तो, पहले मैं अंदर करके दिखाया था लेकिन नहीं चला। अब क्या तब्दीली आई है? तो देखो ना, अभी मैं आपके सामने मैंने बनाया था वो मैंने रेडियो बटन लिखे हैं, टाइप मैंने दिखाया भी कि देखो ये टाइप इनपुट टाइप रेडियो लिखा है। वो लेबल, चलो मैं उसको मैं बता दूंगा, लेकिन लेबल कैसे बता दूँ, लेबल अभी कर लेते हैं। चलें आप इसको घर जाएं, सही है, इंटरनेट पे लिखें HTML रेडियो बटन, सही है, आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगी, आप उन एग्जाम्पल्स को कॉपी करें और अपने पास चला के देखें। लाजमी जो आपको वो देगा ना एग्जाम्पल, वो 2-3 रेडियो बटन ही देगा, क्योंकि इस्तेमाल 2-3 जगहों पे होता है। क्योंकि आप खुद सोचेंगे अगर एक ही रेडियो बटन है, आप उसको क्लिक कर देंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, सही है ना? तो कभी भी रेडियो बटन अकेला नहीं आता, 2 या 3 या 4 हमेशा कॉम्बिनेशन आता है कि 4 आंसर में से एक सिलेक्ट कर लें। तो आप घर जाएं और इसको टेस्ट करें और ज़रा इसका मुझे जवाब बताएं कि पहले जब हम, बल्कि नीचे अभी भी लिखे हैं कि यहाँ पे एक ही सिलेक्ट हो रहा है, ऊपर क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं, जगह होगा इश्यू नहीं, वो भी नीचे है। ठीक है, तो ये आप घर जाके इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़रा इसका पता लगाएं कि ये रेडियो बटन जो है ये अलग कैसे होंगे, ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अब हम एक और चीज़ पे आ जाते हैं जो कि यहाँ में से किसी ने पॉइंट आउट की, वो थी लेबल। लेबल का एक टैग है जो कि इनपुट से अलग है लेकिन आपको दिखा, सही है। तो ये क्यों दिखा और इसका क्या मकसद है और क्यों लिखा जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुल नेम, तो आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल नेम। ये आपको दिख रहा है, गौर से देख रहे हैं आप। अब हम इसके ऊपर ही एक लगाते हैं एक और टैग, इस नाम का टैग का नाम क्या है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो VS कोड ने 4 का एट्रीब्यूट खुद लगा दिया, इसका मतलब है ये कोई ज़रूरी एट्रीब्यूट है। अब इस 4 के अंदर में ये जो फुल नेम मैंने लिखा था ना, ये मैंने उसके बीच में लिख दिया, ठीक है, और इसको मैं ID दे रहा हूँ फुल नेम। तो मैंने कॉपी किया यहाँ पे लेवल में, कहाँ पे इसकी ID, कहाँ पे इसकी 4 में। हम पीछे आए, कोई चीज़ नोट किया आपने, क्या क्या चेंज किया था? करेक्ट, अगर आपने नोट किया हो तो अगर हम इसकी इस 4 को दोबारा से डिलीट करें, अब देखिए मैं फुल नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट बॉक्स सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये फुल नेम सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस 4 को वापस लाएंगे और ये 4 में क्या लिखा हुआ है, फुल नेम, ये फुल नेम बेसिकली कहाँ से है, ID है। जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये इनपुट बॉक्स खुद ब खुद
सिलेक्ट हो गया। आप जब ऑनलाइन कोई भी फॉर्म देखते हैं तो उसमें ये चीज़ लाजमी हुई हुई होती है कि अगर आप नेम को क्लिक करते हैं तो आपका इनपुट बॉक्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है और टाइपिंग आप स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब फनी चीज़ है कि अगर आपने फर्ज करें इस पासवर्ड पे आईडी लगा दी, पासवर्ड, और मैं इस आईडी को इस फॉर नेम फॉर में दे देता हूँ, तो अब मैं फुल नेम पे क्लिक करूंगा तो क्या पासवर्ड सेलेक्ट होगा? ये बात है, क्या सिलेक्ट होगा? रट्टे भी नहीं जाओ, लॉजिक पे जाओ, लॉजिक। ये फॉर एट्रीब्यूट क्या कर रहा है कि वो उस आईडी को जानता है कि जिसको उसको सिलेक्ट करा, ठीक है। अब वो बल्दिया टाउन में हो या जॉर्ज चौरंगी पे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखेगा कि भाई मेरे फॉर में किसकी आईडी दी हुई है। आप उस लेबल को सिलेक्ट जैसे ही क्लिक करोगे वो देखेगा अच्छा जी ये पासवर्ड की आईडी दी हुई है, भले उसके अंदर फुल नेम लिखा हुआ, क्योंकि ये तो कोड है ना, ये इसको थोड़ी पता है कि फुल नेम क्या होता है। ये लिखना तो आपका काम, फुल नेम क्या है ये आपको पता है, इस कोड को नहीं पता। कंप्यूटर कोई भी नेचुरल लैंग्वेज थोड़ी पढ़ सकता है, उसको आपकी इंग्लिश नहीं आती। हमने तो ये सिर्फ उसके प्रोसेसर में सेव करा दिया है कि मैं ए लिखूं तो ए लिखना, मैं बी लिखूं तो बी लिखना। इसी तरीके से चाइनीज लोग हैं वो अपने कैरेक्टर्स लगाते रहते हैं, सही है। तो ये जो सारी चीजें हैं तो उसको नहीं पता। आप फॉर के अंदर जिसकी आईडी देंगे वो जाके किसको उसको जाके सिंपली सिलेक्ट कर देगा। तो आप गलती से भी फुल नेम में पासवर्ड पे की आईडी मत लगा दीजिएगा, वरना जब आप किसी को वेबसाइट डिलीवर कर देंगे और ये बाद में ये चीज़ देखेगा तो आपको कॉल करके वो अच्छे अल्फाजों से याद नहीं करेगा, ठीक है। तो फुल नेम सिलेक्ट करने से फुल नेम पे ही सिलेक्ट होना चाहिए, कहीं और सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये बार बार यूज़ हो सकती है। अब जैसे कि मैं नीचे आया, मैंने लिखा यहाँ पे ईमेल, ठीक है। तो ईमेल में अब मैं यहाँ पे इसको पासवर्ड देता हूँ, सॉरी आईडी देता हूँ ईमेल, और अब मैं फॉर में क्या लिखूंगा, ईमेल। और हम पीछे आया, मैंने ईमेल पे क्लिक किया और ये ईमेल सेलेक्ट हो गया। अब देखिए ये बड़ा अच्छा सा इसका सिस्टम बन गया। जब आप फुल नेम सेलेक्ट कर रहे हैं ये हो रहा है, ईमेल में सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो हो रहा है। ये बिल्कुल वही बिहेवियर है जो आपको किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट पे मिले। ये हो ही नहीं सकता कि उसने सामने कोई नाम या कोई चीज़ आइडेंटिफाइड लिखा हो और आप उस आइडेंटिफाइड पे क्लिक करें और वो आपका इनपुट बॉक्स सिलेक्ट ना कर रहा है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये रेडियो वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप एक रेडियो पे दबाएं तो वो एक ही रेडियो सिलेक्ट हो, बाकी रेडियो सिलेक्ट ना हो, ठीक है। ये तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग इनपुट बॉक्स है, इनपुट टाइप। अगर आप इनपुट टाइप कलर लिखते हैं तो आपको इस तरह का एक बटन देता है, इसके बीच में एक कलर सिलेक्टेड होता है। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो ये पूरा एक पैलेट खुल जाता है कुछ इस तरह का। अब इस पैलेट में ये एक सर्कल होता है जिससे आप कोई भी कलर कलर की सेचुरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ग्रीन है और ग्रीन थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मजे वाली बात है कि इसका मुझे ये कैसे पता लगेगा कि आपने यही सिलेक्ट किया है, कि कौन सा कलर सेलेक्ट किया है। तो ये कलर का जो आईडी है या जो हम आगे चल के CSS में पढ़ेंगे कि कलर को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो आपको किस में मिलेगा, ठीक है। तो इनपुट टाइप कलर इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट में कभी भी ऐसा कोई मौका आता है कि आप यूजर से कोई कलर सेलेक्ट कराना चाहते हैं तो इनपुट टाइप आप कलर दें, तो एक आपका बड़ा बेहतरीन सा एक फंक्शनैलिटी बन जाती है, एक पूरा का पूरा एक पैलेट ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इनपुट टाइप आई थिंक डेट होता है। अब इनपुट टाइप डेट आपने नॉर्मली देखी होगी जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ नॉर्मली कहीं पे दे रहे होते हैं, सही है। अब डेट ऑफ बर्थ ये सारा जो कैलेंडर शैलेंडर है ये पूरा HTML खुद कर देता है, आपने सिर्फ क्या करना है इनपुट टाइप, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिलेक्ट हो गया, फिर हम इसको आईडी देते हैं,
इसको देख के आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट है। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि हम लोग जो आप वैल्यू का मैं एट्रीब्यूट बता रहा हूँ, उस वैल्यू के एट्रीब्यूट में आपके पास डेट कैसे शो होती है। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि 6/28/2022 आपने सेलेक्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 28/6/2022 आपके पास आउटपुट में आ गया। सही है, ये इस तरीके से बेसिकली आपको फॉर्म का डेटा ये समझने के सर्वर पे ऐसे दिखता है। ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करवाया। ये सिंपल आपके पास डेट है। अभी आपका इससे कोई ज़्यादा काम नहीं है, ना आपको ज़्यादा कोई मुश्किल होगी। जब आप बैकएंड पे काम कर रहे होंगे तो आपको लग पता जाएगा कि इसका क्या मकसद है और एक इस्तेमाल होता है, उसको कैसे ट्रीट करा। असल जो मुश्किल है वो बैकएंड की साइड आती है डेट के साथ। फ्रंट एंड वालों को कोई ज़्यादा फिक्र नहीं, क्योंकि वो सिंपल क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप डेट, काम खत्म। सही है, हम थोड़ी सी और लिस्ट में देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, क्योंकि एक लंबी सी लिस्ट है। डेट हमने देख ली, डेट टाइम में सिर्फ टाइम साथ में आ रहा होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आप ट्राई कर लीजिएगा। ईमेल हमने चेक कर लिया था। ये फाइल वाला बड़ा एक इंटरेस्टिंग है जो कि यूज होता है, इनपुट टाइप फाइल। जब आप इनपुट टाइप फाइल पे जाएंगे तो क्या करता है ये, एक क्या अब आप देख रहे हैं कि चूज फाइल, आपके पास ये पूरी लाइन लिखकर आ गई। ये लाइन कहाँ से आई है, इनपुट टाइप। अच्छा, ये मैं फॉर्म के बाहर इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको सिर्फ थोड़ा सही से दिखे, ये बात आप समझ रहे हैं ना। आपको नॉर्मली फॉर्म के अंदर ही लिखना है। मैं सिर्फ ये आपके लिए ये सारे ना कचरे से बाहर एक इनपुट का टैग वाजे नजर आए, इस वजह से मैं इसको बाहर लिख रहा हूँ। और HTML अगर आप फॉर्म से बाहर भी उसको लिखेंगे ना, इनपुट वो शो कराता है। बस मसला कहाँ आता है कि जब आप उसका डेटा भेजना चाहेंगे तो वो भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्म के टैग के अंदर है ही नहीं। समझ रहे, दिखा देगा, HTML दिखा देता है नॉर्मली। आप थोड़ी बहुत छोटी बहुत मिस्टेक भी करते हैं तो वो उसका मिस्टेक को करेक्ट करके भी आपको कोड अपना चला देता है। सिर्फ आप कोई ब्रेकिंग चेंजेस ना करते, कि मतलब कहीं पे कोई टैग क्लोज करना था, आपने क्लोज ही नहीं किया। इस तरह की इशूज पे वो थोड़ा बहुत इशू कर लेता है, वरना नॉर्मली वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो चूज फाइल की खास बात क्या है कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे कोई ना कोई फाइल चूज करने को कहेगा। और जब आप इस फाइल को क्लिक सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे उस फाइल का क्या आ जाता है, नाम। अब जब आप ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये फाइल कहाँ चली जाती है, सर्वर बैकएंड। ठीक है, तो इनपुट टाइप का फाइल भेजने का इतना आसान तरीका है आपके लिए। बैकएंड वालों को फिर सही पता लगता है कि उसके साथ क्या करना है। नहीं, कुछ चीज़ें फ्रंट एंड के लिए मुश्किल है, कुछ चीज़ें बैकएंड के लिए मुश्किल है। खास तौर पे डेटा को पार्स करना, मतलब फाइल को सेव करा देना, डेट टाइम को थोड़ा सा पार्ट का मतलब होता है कि मतलब उसको सही से एक्सट्रैक्ट करके वो डेटाबेस में सेव करा देना। ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है बैकएंड में, बाकी काफ़ी ज़्यादा है। हम और देखते हैं इनपुट टाइप हिडन, किसी काम का नहीं है, छुपा हुआ होता है इनपुट टाइप। ये आपको दिखता नहीं। अब ये सवाल आपका बन सकता है क्यों, फिर इसको लगाने की जरूरत क्या है। इसका जावास्क्रिप्ट में आपको जवाब मिलेगा कि जब आप HTML में कोई जावास्क्रिप्ट डेटा भिजवाते हैं तो आप वो किस में भिजवा सकते हैं, इनपुट टाइप हिडन से। अब वो यूज़र को नहीं दिखता, यूज़र को नहीं दिख रहा होता, लेकिन वो डेटा वहाँ पर आपके पास। जैसे आप आई थिंक फेसबुक का जो फॉर्म आप फिल करते हैं ना, तो सिर्फ आपका फेसबुक का फॉर्म फिल नहीं होता, आप देखते हैं ईमेल, पासवर्ड, ये वो। फेसबुक उसके साथ साथ और बहुत चीज़ें भी आपसे एक्सपेक्ट करवाता है, जैसे उस फॉर्म भरने का टाइम, आपका IP एड्रेस। सही है, अगर लोकेशन उससे मिल जाती है तो ये सारी चीज़ें वो किस में फिल कर रहा होता है, इनपुट टाइप हिडन, क्योंकि वो आपको नहीं दिख रही। अच्छा, यहाँ पर एक और है, इनपुट टाइप इमेज। ये वैसे है इमेज के लिए, लेकिन हम ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, इमेज के लिए जो इनपुट टाइप है वो, क्योंकि ये न्यूली इस पर इंट्रोड्यूस्ड है HTML5, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल हम करते नहीं हैं। ये इसके बजाय हमारे पास एक लाइब्रेरीज हैं बहुत सारी, जिसमें आपने एक शायद फीचर देखा हो ड्रॉप डाउन का। आपने देखा है कभी कि वो लिखा हुआ होता है कि ड्रॉप योर फाइल
तो अपलोड, आप क्या करते हैं अपनी फाइल ड्रैग करके लाते हैं अपनी ब्राउजर की स्क्रीन पे, जब आप उसको ड्रॉप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल अपलोड हो जाती है। आई थिंक व्हाट्सएप वेब जो है उसके अंदर ये फीचर है, मैसेंजर पे भी है। तो ये आप उसको ड्रॉप करते हैं तो वो हो जाता है। तो ये हम कुछ लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इनपुट टाइप इमेज मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, मैं नॉर्मली ये कर लेता हूँ फाइल। अब फाइल में इमेज भी जा सकती है, फाइल तो फाइल है, आप इसमें वीडियो भेज लें, आप इसमें कोई म्यूजिक भेज लें, इमेज भेज लें, कोई आप इसमें जिप फाइल भेज रहे हैं, टीवी पीडीएफ भेज रहे हैं, तो वो इसी में होती है। इमेजेस भी नॉर्मली हम इसी में उठाते हैं, ये ज़्यादातर कॉमन यूज है। ये फाइल इन्होंने लिस्ट में भी, ये इमेज लिस्ट में भी क्यों दिया है भी नहीं पता। तो ये अच्छा है रेंज, इसमें कुछ हैं जो यूज़ होते हैं, कुछ हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिए, जिसमें आपके इनपुट टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, टाइप, सबमिट, सही है। उसके बाद हमने जो रेडियो, चेकबॉक्स, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली। अभी जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होनी चाहिए कि ये भी चीज़ होती है, ताकि अगर आपको किसी दिन कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इसको इस्तेमाल कर लें। अब रेंज पे देखते हैं। रेंज की खास बात यह कि बड़ी अच्छी सी ये एक एनिमेशन बना देते हैं। अब आप इसमें तो आप समझ सकते हैं कि आपको किसी को कोई रेंज सेलेक्ट करवानी है, जैसे 80%, 20%, 90%, आप इस रेंज में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इसका जो डेटा है वो किस में आएगा, वैल्यू में वो, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट उसको रीड कर लेती है, जो कि आप बाद में पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट जो हमने किया। अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से होते हैं। ये टेलीफोन वाला सही है, अभी इनपुट टाइप है एम्प्टी, लेकिन आपका जो गूगल फॉर्म है, जो ऑटोफिल होता है, ये हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑटोफिल देखा ना आपने, फोटो को सारा फॉर्म भर देता है, तो ये उसके लिए है बेसिकली कि यहाँ पे आपके क्या जा सकता है, फ़ोन नंबर, किसी का फ़ोन नंबर जाएगा। ठीक है, जैसे आपने ईमेल के लिए क्या लिखा था, टाइप ईमेल, ताकि उसको पता लगे, ताकि जब वो एक ऑटो फिल ईमेल वो फॉर्म फिल करने के लिए आए तो उसको पता होगा मुझे टेलीफोन नंबर कहाँ लिखना है, यहाँ। ठीक है, तो ये तो बोरिंग चीज़ है, लेकिन वही वाली बात है कि देखना है। आई थिंक इनफ है, बहुत उससे हो गई है। तो ये आप खुद से भी एक एक घर जाके अपना फॉर्म का टैग बनाइए, और उसमें ये सारे जितने भी आपको दिखे ये आप इसको चेकआउट करेंगे। इसके अलावा कुछ हैं जो उसने यहाँ पर नहीं बताया। इसमें एक पहला पहला टैग है, पहला टैग है इसमें टेक्स्ट एरिया का। आप टेक्स्ट एरिया लिखते हैं तो टेक्स्ट एरिया अगर आप देखें तो टेक्स्ट एरिया बाकी इनपुट बॉक्सेस से अलग है, लेकिन ये फॉर्म का हिस्सा है, सही है। जब आप टेक्स्ट एरिया में देख रहे हैं तो ये इसका बिल्कुल टैग नेम अलग है बाकियों का, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप का। इसके अलावा ये कुछ इसके पास एट्रीब्यूट्स हैं जिसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे नेम आपको पता है कि मैंने बताया कि ये सर्वर के लिए होता है, कि सर्वर को पता लगे कि किस चीज़ का इनपुट आया है। इसके बाद आईडी आपको पता है, आइडेंटिफायर है। उसके बाद है रोज और कॉलम्स, ये आप बेसिकली इसको बता रहे हैं कि मुझे किस साइज का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। अभी क्या लगा हुआ है, कॉलम्स कितने 30 और रोज 10, उसका कुछ इस साइज का टेक्स्ट बॉक्स बनाए। अब इसकी खास बात एक होती है कि इसके नीचे नीचे एक ड्रैग का बटन होता है। तो जरूरी नहीं कि आपने जो साइट सेलेक्ट किया है यूजर सिर्फ उसी पे रहे, यूजर इसको क्लिक करके, और ये टेक्स्ट एरिया है, ये नॉर्मली ये भी यूज होता है। ये नॉर्मली वहाँ पे यूज होता है जब आपका कोई कमेंट आना होता है, आपको कोई छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी होती है, कोई समरी लिखनी होती है, कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, कोई क्वेरी लिखनी होती है, कंप्लेन लिखनी होती है, तो आपको वेबसाइट से नॉर्मली क्या दिया जाता है, टेक्स्ट एरिया। क्योंकि इनपुट बॉक्स क्या है, वो 1 लाइन है, तो आप एक पूरा का पूरा एक लेटर एक 1 लाइन में नहीं लिख सकते, उसके लिए लाजमी आपको एक बॉक्स चाहिए। तो टेक्स्ट एरिया इसके लिए होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और है जो इस लिस्ट में नहीं था, वो है
जरा पहले इसको देख लेते हैं ये दिखता कैसा है। अब ये लास्ट में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको बात समझ आ रही है कि इनका लिखने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। तो हमने पहले वो सिर्फ देखे कि जिनका लिखने का तरीका एग्जैक्टली सेम था, बस टाइप में चेंज कर रहे थे तो वो पूरा का पूरा इनपुट बॉक्स बदल जाता था। पहला टेक्स्ट एरिया हमने देखा जो मुख्तलिफ है। दूसरा इसका नाम क्या है, सिलेक्ट, और उस सिलेक्ट के अंदर कौन से टैग्स हैं, ऑप्शन। अब यहाँ पे देखेंगे एक हमारे पास एक बटन बन के आ गया है। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो अब आपको वो क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है। अब आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे ख्याल से हर किसी ने ही देखी है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिखी हुई हो। फॉर्म में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सबसे कॉमन चीज़ आपका ये ड्रॉप डाउन बटन है। और अगर आपको एक चीज़ और देखने को मिले, अब इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये क्या दिखा रहा है, एक एम्प्टी बटन। इसके अंदर इसका मतलब है कि ऑप्शन का जो टैग है वो लाजमी है। जाहिर सी बात है आप ऑप्शन देंगे तो एक ना एक तो ऑप्शन उसको देंगे ना सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है तो आप 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं सर्वर को सिर्फ उसका पता लगता है, ठीक है। सर्वर को ये पता नहीं लगता कि आपके पास कितने ऑप्शन है, सर्वर को क्या पता लगता है कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, ठीक है। और दूसरा आपके पास एक एट्रीब्यूट देख रहे हैं कि आपके सामने बन गया है, उसका नाम क्या है, वैल्यू। अब टोयोटा की वैल्यू क्या है, सुजुकी, BMW। अब मजे की बात है, जो अगर मैं कुछ इस तरह का काम करता हूँ और ये फॉर्म सबमिट होता है तो सर्वर को टोयोटा नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, 1, सुजुकी की जगह 2 और BMW की जगह 3। हम नॉर्मली ये काम करते हैं। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि हमारे पास फिल्टर करने का ऑप्शन आसानी से बन जाता है। अब जरा इसको सोचें कि मुझे सुजुकी की गाड़ियां फिल्टर करनी थी, तो अब इधर क्योंकि 2 है और 2 क्या है, एक नंबर है, तो मैं अपने कोड को कहूंगा सर्वर को कि जिनकी भी ये वाली वैल्यू 2 हो सिर्फ वो वाले डेटाबेस से वो रोज उठा के लाओ, जिनकी वैल्यू 2 हो। तो वो हमेशा कौन सी वैल्यूज उठा के लाएगा, सुजुकी की। और आप जब भी सिलेक्ट करोगे, अब क्योंकि इसमें हम ये चीज क्यों करते हैं, क्योंकि कोई सुजुकी का एस कैपिटल लिख सकता है, कोई सुजुकी का एस स्मॉल लिख लेगा, कोई स्पेलिंग गलत लिख देगा। मैं बात कर रहा हूँ फ्रंट एंड डेवलपर्स की, क्योंकि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप तो नाम लिख ही नहीं सकते, समझ रहे हैं। यहाँ पे आप तो नाम नहीं लिख सकते ना, ये तो आपका जो फ्रंट एंड डेवलपर ये जो बना रहा है ये वो नाम लिखता है। लेकिन जो बैक एंड डेवलपर है वो फ्रंट एंड वाले पे भी भरोसा नहीं करता, वो कहता है ये भी गलती कर सकता है, हो सकता है वो गलती से स्पेलिंग कुछ और लिख दे, कैपिटल कर दे, स्मॉल कर दे। अब सर्वर पे एरर आ जाए, सर्वर पे उसने स्मॉल पे लिखा हुआ हो और फ्रंट एंड पे क्या आ रहा हो, कैपिटल में, तो वो इक्वल नहीं हो पाते। अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो आप राइट क्लिक करें, नेक्स्ट पेज है यानी F12, आप सबको पता है F12 में कोई ऐसा है जिसको नहीं बताओ। अगर आप इस कंसोल में आएंगे, अभी तक आपने एलिमेंट से सारा काम किया है ना, अब आप इस कंसोल पे क्लिक करेंगे और आप देखें कोटेशन मार्क्स ए इक्वल टू कोटेशन मार्क्स ए, तो नीचे वो क्या दे रहा है, फॉल्स। क्या दे रहा है वो, फॉल्स। अगर आप इसको कैपिटल ए देंगे तो वो नीचे क्या दे रहा है, ट्रू। इस मसले की वजह से हम नॉर्मली ये वाला काम करते हैं कि नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस में, ताकि किसी किस्म की गड़बड़ ना हो, क्योंकि 1 ही रहेगा, 1 2 नहीं हो सकता, 2 1 नहीं हो सकता, सही है। तो ये हमारे पास बेसिकली फॉर्म्स है, और तकरीबन हमने ये फॉर्म्स को आई थिंक खत्म कर दिया है। और रेडियो बटन जो है वो इंशाल्लाह आप लोग ये वाला चीज़ ट्राई करके आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में आपसे बात दोबारा पूछूंगा। हो सकता है किसी भी एक बच्चे को मैं सामने बता दूँ और उसको बोलूँ कि मुझे वो बना के दिखा दो, ठीक है। तो कल हम ये काम करेंगे, और कल हम इंशाल्लाह एक और चीज़ देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा कुछ HTML के टैग्स होते हैं, सही है, जो कि यहाँ पे आपको नॉर्मली नहीं दिखते, मतलब सबसे कम इस्तेमाल होने वाले, लेकिन वो हैं, तो हमें उनको देखना तो चाहिए। थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो हो कि वो टैग होता है, मैं आपको बता दूंगा वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो वो छोटे मोटे वो टैग देख लेंगे कल की क्लास में, और इंशाल्लाह
आपको बाद में उसके बाद आपकी CSS स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जो HTML है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन बीच में हो सकता है हम लोग HTML की एक फुल एक क्रैश कोर्स और कर लें और उसमें HTML का शुरू से आखिर तक दोबारा से एक रिवीजन लें। उसके बाद हम फाइनली शिफ्ट कर जाएंगे किस पे, CSS पे। और CSS आई थिंक आपकी 2 महीने मुश्किल से चलेगी, फिर हम लोग जॉब्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप अटेंडेंस के लिए बैठे जी। कौन सा ये जो एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट जो है इसका HTML में फ्रंट एंड पे कोई काम नहीं होता। तभी आप कोई भी ट्यूटोरियल देखेंगे ना, या जो दूसरे फ्रंट एंड के कोर्सेज करवा रहे होंगे, वो नेम का जिक्र ही नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि नेम एट्रीब्यूट आपके लिए है ही नहीं, फ्रंट एंड वाले के लिए। क्योंकि लेकिन ये कोर्स फुल स्टैक डेवलपमेंट का है, तो आप बैकएंड पे भी काम करेंगे। जब आप सर्वर बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपको इसकी अहमियत का अंदाजा होगा। क्यों? क्योंकि जब आपको सर्वर पे डेटा रिसीव होता है फॉर्म का, तो वो किससे आइडेंटिफाई होता है, नेम। एक आपका नेम उसका आइडेंटिफायर होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो उसका डेटा होगा जो कि यूजर ने आपको दिया। ठीक है, कोई और सवाल है?